जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जैक अध्यक्ष पद पर डॉक्टर नटवा हंसदा की सरकार ने नियुक्ति कर दी है। इसी के साथ जैक बोर्ड की परीक्षा पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए हैं। कुर्सी संभालने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष ने दावा किया है कि सभी परीक्षा तय समय पर होंगी और कदाचार मुक्त परीक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शुक्रवार को दोपहर बाद मैट्रिक और इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। तो डॉक्टर नटवा हंसदा बने हैं नए अध्यक्ष। जैक बोर्ड परीक्षा का अब रास्ता भी साफ हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। निष्पक्ष परीक्षा कराने का उन्होंने दावा भी किया है। संयुक्त बिहार में एग्जाम कंट्रोलर रहे हैं वो। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। कदाचार मुक्त परीक्षा उनकी प्राथमिकता है। शुक्रवार से जो 10th और 12th के एग्जाम होंगे उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकेंगे। बोर्ड को आज नवनियुक्त चेयरमैन मिल गया है। निश्चित तौर पर 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा और 18 जनवरी को अनिल महतो जी का कार्यकाल पूरा होगा। उम्मीद है कि जो परीक्षाएं हैं मैट्रिक का और इंटर का उस समय पर होगी। सर, सबसे पहले न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तरफ से भी न्यूज 18 को बहुत बहुत ये कर रहा है कि जो यहाँ आए उसका सहयोग करने के लिए बहुत बहुत ये कर। सर, आपका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा चूंकि 3 साल का है और भविष्य में, अभी निकट भविष्य में एग्जाम है। किस तरह से आप इसको हैंडल कर रहे हैं? ये एग्जाम जो है पहले से शेड्यूल था 11 फरवरी से। आज जो है शेड्यूल टाइम के अनुसार ही एग्जाम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। उसका सब आदेश हमने कर दिया है। एडमिट कार्ड का कल से ही सब लोग डाउनलोड करने का वो भी आदेश कर दिया। सब डाउनलोड हो जाएगा। हमारे जितना स्टूडेंट है, विद्यार्थी है झारखंड के, करीब करीब 8 लाख स्टूडेंट है, सब कल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। सेकंड हाफ से सबका ये हो जाएगा डाउनलोड। चूंकि अभी आपने पदभार ग्रहण किया है, सेंटर जो बनाए गए हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जैक हमेशा जाना जाता है, तो किस तरह से सर ये सेंटर क्या है, कितना है? हाँ, उस सेंटर तो पहले से जो जितना है करीब करीब दोनों मिला करके हमको लगता है 2100 ऐसा समथिंग है। तो उसी सेंटर पर पहले से बना हुआ है सेंटर। और वहाँ जो भी मटेरियल है करीब करीब डिस्ट्रिक्ट को सबको भेजा जा चुका है। वो सब काम हो गया है। अभी एक ही काम यहाँ बाकी था जो कि अध्यक्ष के क्या कहते हैं नियुक्ति नहीं होने के जो देरी हुआ है, उसी के चलते एडमिट कार्ड का इशू नहीं हो पाया है। सर, एक सवाल है, चूंकि कदाचार परीक्षा जो है हम लोग को कराएंगे। जो इसका पवित्र है सेंटिटी है कदाचार मुक्त परीक्षा, और समय पर कहीं मतलब हम लोगों का ये नहीं होगा। जिस तरह से आगामी 10वीं और 12वीं का परीक्षा है और इस परीक्षा की भी तैयारी जैक बोर्ड कर रहा है, उम्मीद है कि बेहतर परीक्षाएं होगी, समय पर भी इसका रिजल्ट निकलेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। रांची के नगड़ी में डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बुधराम और मनोज की हत्या के लिए सेना के AK-47 का इस्तेमाल किया गया था और इस राइफल की चोरी 6 महीने पहले ही की गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद किया। आरोपी मनोहर टोपनो जम्मू में सेना का जवान है और 6 महीने पहले AK-47 की चोरी कर अपने दोस्त को दी थी। SSP की माने तो डबल मर्डर के पीछे 36 डिसमिल जमीन का विवाद है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। जमीन बेच दिया और ये लगातार परेशान था। अब इसको लगा कि जब तक बुधराम जीवित है हम इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, और इस आक्रोशवश इसने जो है पहले वहां पर एक हथियार की चोरी की आर्मी से। फिर यह आदमी एक ड्यूटी में जा रहा था बरेली आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ। उस ड्यूटी के दौरान ही उस हथियार की चोरी करके निकला। अपने एक मित्र को इसने फोन करके बुलाया जो यहाँ से फ्लाइट से गया जम्मू, इससे हथियार लिया और उसके बाद उधर से बस से आया। जम्मू से दिल्ली बस, वहां से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से रांची। यह AK-47 लेके उसका जो दोस्त है, जो दूसरा आदमी गिरफ्तार है, वही लेकर आया था।
और इस हत्याकांड से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सेना से कैसे चोरी की गई AK-47? सबसे बड़ा सवाल, जम्मू से बस के रास्ते रांची कैसे पहुंचा हथियार? AK-47 की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? यह भी बड़ा सवाल है। और गिरिडीह के जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं के छात्र की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल के बाहर पेड़ से उसका शव लटका मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए रैगिंग को इसकी वजह बताया है। पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राम प्रसाद यादव को किसने मारा? पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र की मौत। स्कूल के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। परिवार का आरोप, रैगिंग से गई छात्र की जान। बड़ा सवाल, राम प्रसाद यादव को किसने मारा? स्कूल में माता पिता बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन जब कुछ बनकर घर आने की जगह बच्चे की लाश आए तो माता पिता पर क्या गुजरेगी, कोई सहज ही समझ सकता है। गिरिडीह में सड़क पर पड़ा छात्र का शव और उसे घेरे बाकी छात्र। ये मंजर है गांडे का, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले राम प्रसाद यादव का शव पेड़ से झूलता मिला। राम प्रसाद 11वीं का छात्र था। घटना के बाद स्कूल के छात्रों ने सीनियर्स पर रैगिंग का गंभीर आरोप लगाया और स्कूल कैंपस में ही शव को रखकर हंगामा किया। पूरे मामले में कथित रैगिंग के आरोपियों पर कार्रवाई के साथ SIT से भी जांच की मांग उठ रही है। जो यहाँ का बयान दिया है ये बहुत ही मतलब जो है सो चिंता की बात है। और हम कह रहे हैं कि इसका SIT का गठन करके, और जो हमारे SDPO साहब जो खास करके गांडे क्षेत्र के हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो है सो इस घटना का निष्पक्ष जांच किया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। करीब 7-8 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच का विषय है कि वो कैसे हुआ है। परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, हत्या का आरोप लगाया गया है, उस पर पुलिस जांच कर रही है सभी बिंदु पे कि क्या हुआ है। साक्ष्य के आधार पर विधिवत कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेज में रैगिंग पर काफी कठोर नियम है, इसके बाद भी रैगिंग का भूत सामने आता रहता है। राम प्रसाद यादव को किसने मारा या फिर उसे किसने मरने के लिए उकसाया, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फिर कोई राम प्रसाद की तरह मेधावी छात्र अपनी जिंदगी में कुछ बनने से पहले असमय ही मौत का शिकार ना हो सके। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और खूंटी में अवैध अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। इस अभियान का जायजा लेने IG मारंग हदा के बीरडीही गांव पहुंचे। IG के नेतृत्व में करीब 100 से अधिक जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। IG ने अफीम की खेती करने वालों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि 12 दिन तक अभियान चलाकर अफीम को नष्ट किया जाएगा। साथ ही जागरूकता अभियान के बाद भी लापरवाही बरतने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आज से हम लोगों ने अगले 12 दिनों के लिए जो ओपीएम कल्टीवेट कर रहे हैं इलीगली, उनका क्रॉप का डिस्ट्रक्शंस का अभियान चल रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं इसमें, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी विशेष अभियान चल रहा है। जो मैं आपके माध्यम से पुनः सबको कहना चाहूँगा कि जो भी इस कार्य में संलिप्त हैं, इस अवैध खेती में संलिप्त हैं, उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर दें, नहीं तो पुलिस उनको डिस्ट्रॉय करेगी उस खेती को, और साथ ही साथ उन पर कानूनी कार्रवाई होगी जो सब काफी सख्त होगी। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद ने सदन में झारखंड में स्वीकृत 8 मोबाइल टावर के काम शुरू नहीं करने का मुद्दा उठाया। साथ ही जानना चाहा कि मोबाइल टावर का निर्माण कब शुरू होगा। सवाल के जवाब में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आदिवासी बहुल गांव में टावर लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगा दिया कि झारखंड में अब तक स्वीकृत 8 मोबाइल टावरों में से एक भी टावर स्थापित नहीं किया गया है। इसके क्या कारण है, नियोजित टावरों में कार्य की शुरुआत कब होगी,
क्या इन सभी टावरों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? जहां तक झारखंड की बात की गई सर, वहां जरूर हम लोग ने केवल 8 टावर्स नहीं लेकिन समूचे राज्य के लिए 1987 टावर्स रेखांकित किए हैं। 2471 गांव में 8 टावर जो बचे हुए हमारे मजरे टोले हैं उनके लिए रेखांकित किए हैं। 3 कठिनाई हैं सर। एक लैंड की कठिनाई है, झारखंड सरकार थोड़ी लेट लतीफी कर रही है जमीन देने के लिए, टावर लगाने के लिए। राइट ऑफ वे की प्रॉब्लम है और उसी के साथ कुछ लोकेशंस इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन फिर भी हम लगे हैं। अगर सांसद महोदय भी हमें मदद करें तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर दिख रही है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यूपीएससी के नियमावली की अनदेखी का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि दूसरे राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर विधानसभा से एक्ट लाकर राज्य भवन को भेजा जाता है, इसके बाद तैनाती होती है, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने डीजीपी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की और जनादेश के गलत उपयोग का आरोप भी लगा दिया। डीजीपी को अपॉइंट किया गया, उनका रिटायरमेंट एक 4 महीने बचा हुआ था, लेकिन झारखंड सरकार ने बड़ी चालाकी से 4 महीने के क्लॉज को बाईपास करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन दिया उसमें कह दिया रेट्रोस्पेक्टिव, यानी ये आज से नहीं, ये पीछे से लागू होगा। यानी इस नियम को लागू करके आप किसी 70 साल के आदमी को भी आप कल को डीजीपी बना देंगे और कहेंगे कि आज से 10 साल पहले से ये लागू होता है और उस समय इनकी उम्र जो है वो 60 साल थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को वॉयलेट करने के लिए नायाब तरीका, एक इनोवेटिव तरीका झारखंड सरकार ने ढूंढा। अनुराग गुप्ता को झारखंड का डीजीपी बनाए जाने का ओबीसी मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इसे लेकर सरकार का अहम कदम बताया और बाबूलाल मरांडी की ओर से इसका विरोध किए जाने की निंदा की। राजेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी ओबीसी समुदाय के हक और अधिकार की आवाज नहीं उठाते हैं। हम इनका काफी इस वक्तव्य का निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इनको एक चैलेंज देते हैं कि आप छोड़ दीजिए विधायक का पद अभी, उसके बाद आइए मैदान में पता चल जाएगा। हमारा समाज जो है आपको जिताने का काम किया है और आपके इस व्यवहार से हमारा समाज पीछे भी हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी को वोट देने में आपके कारण बहुत सारा वोट उनको नहीं मिला है। धनबाद के झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बड़ा पांडेडीह में वार्डन और पुराने कर्मियों के बीच विवाद हुआ, जिसमें मनमानी और कर्मचारियों को हटाने के आरोप लगाए। वार्डन ने अपने भाई को शिक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त करने पर सवाल उठाए। महिला कर्मियों ने विरोध जताया क्योंकि 6 पुराने कर्मियों को हटाया जा रहा था। विवाद के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वार्डन ने पुराने कर्मियों के भविष्य पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यही मामला है हम लोग का आज 2017-18 से खट रहे हैं। हम लोग घाट में हैं, झारखंड बालिका आवासीय में हैं और आज हम लोग का हटाया जा रहा है। कोई आरसीसी कंपनी जय माता दी कंपनी है, रांची के द्वारा है, तो ही हम लोग यहाँ पे हम लोग हटाए। हम लोग 10-12 बिना किसी आधार पे, बिना किसी नियुक्ति दिया गया है और हम लोग का हटाया जा रहा है। से फोन आया था। अच्छा, लोग बात कर दीजिए। जडी ऑफिस से फोन आया था क्या कि ये लोग का ज्वाइनिंग लेना है और पुराने लोग को हटा देना है। पुराने लोग को नहीं हटाना है अभी। तो फिर पुराने लोग क्या करेंगे? वो तो हम फैसला नहीं ना करेंगे, हम नहीं ना किसी को रखे हैं। तो फिर ये लोग को मानदेय वगैरह फिर कैसे मिलेगा? ये लोग का मानदेय हम नहीं जानते हैं ना, तो हम कहाँ से जानते हैं? हमको जो निर्देश मिलेगा, अगला निर्देश का हम इंतजार करेंगे। हमको जो निर्देश मिलेगा बस हम उसी पे काम करेंगे। गढ़वा में एसडीएम और थाना प्रभारी ने कबाड़ी दुकान में छापेमारी की। इस दौरान दुकान से सरकारी कागज बरामद किए गए, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया। दरअसल सदर एसडीओ को कबाड़ चुन रहे युवक के पास वोटर लिस्ट समेत कई तरह के सरकारी कागजात मिले थे, जिसके बाद जब छानबीन की गई तो कबाड़ी दुकान में भारी मात्रा में कई गोपनीय कागजात भी बरामद किए गए। उन्होंने बरामद कागजात की जांच कराने के साथ ही दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हमने बुलाया है इंस्पेक्टर को, देखते हैं क्या मामला आता है और इनसे वो लोग पूछताछ करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और अभी बोला है हमने अपने जो हमारे स्टेनो हैं कि भाई चूंकि आपने सबसे पहले उसको देखा है, आप लोगों ने पकड़ा है, तो आप एक बार प्राथमिकी भी दर्ज कराइए
और इंस्पेक्टर संवेदनशील कागजात भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब मान लो आज जो वोटर लिस्ट लेके आया है, कल और कुछ भी ला सकता है, तो ये तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अफीमची होगा, कोई होगा जो होगा, लेकिन हमारे लिए तो महत्वपूर्ण कागज हो सकता है। सील किया गया है, जो इसके दुकानदार हैं तो उसको हम लोग उनको भी कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी समय दर्ज की गई है। चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं सरकारी कागज का। कोडरमा पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तिलैया डैम थाना क्षेत्र में कांको और चरकी पहरी के स्कूल से सामान की चोरी की गई। चोरों ने स्कूलों की रेकी कर रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने चंदवारा के महुआ दोहर गांव में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा। चोरी के सामानों को खरीदने वाले 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी किए गए सामानों को उनके घरों और दुकानों से बरामद किया गया। तो इसमें कंप्यूटर की, गैस सिलेंडर्स की और पंखे आदि की सामानों की चोरी की गई थी। तो इनके उद्भेदन के लिए और इस कांड के उद्भेदन के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग एक विशेष टीम बनाए थे डीएसपी हेडक्वार्टर रतिभान के नेतृत्व में। तो टीम के द्वारा लगातार आसूचना संकलन की जा रही थी और अपराधियों के विरुद्ध छापामारी की जा रही थी। तो इसी क्रम में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस के द्वारा 9 अपराधकर्मियों को पकड़ा गया है जो इसमें संलिप्त थे, जिनमें से 5 जो है वो गैंग के सदस्य थे और इन्होंने चोरियां की थी स्कूल में, और 4 जो है रिसीवर है सामान के, जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था। धनबाद जिले के स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसमें एएनएम सर्टिफिकेट के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। अभियुक्तों ने सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत की, लेकिन सिविल सर्जन सीबी प्रतापन ने मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया और आरोपों को नकार दिया। छात्राओं ने बताया कि कई छात्राओं ने रिश्वत लेकर सर्टिफिकेट लिया है। सिविल सर्जन ने मामले की जांच करने की बात की, लेकिन आरोपों को खारिज कर दिया गया। सर, मैम अभी सर्टिफिकेट नहीं दे रही हैं। उसके सर्टिफिकेट देने के बदले में वो 5,000 रुपये का मांग की है। वो कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो एनएम है उनसे पैसे भी लिए गए। हाँ, हमारे ही क्लास की 4-5 स्टूडेंट से मतलब वो पैसे ली 5,000 रुपये। हाँ। उसके बाद उन लोगों को सर्टिफिकेट। कब से यहाँ पे आई हुई है? 11 बजे सुबह से। अभी तक नहीं मिला है? नहीं, बहुतों को नहीं मिला है। वो 5,000 का बोली थी, 5,000 सबको नहीं दे रही, इसीलिए नहीं। सब चीज का जांच कर रहे हैं, सब चीज मतलब 1/8/2027 से जितनी घटना घट रही है सब चीज का मैं जांच कर रहा हूँ। अभी जो ये आरोप लगाए 1/8/23 से जितनी घटनाएं घटी है सब चीज का मैं नजर रखे हुए, सब चीज पर आंख भिराए हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।